नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आपको बता दें, सीमा विवाद को लेकर पूर्वोत्तर के दो राज्यों असम और मिजोरम के बीच हुई हिंसा झगड़े की घटना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने इस घटना को अमित शाह की नाकामी बताया और कहा कि उनके कारण ही नागरिकों में नफरत और अविश्वास पैदा हो रहा है। साथ ही उन्होंने इस घटना में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी प्रकट की और घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की आशा जताई है। और वहीं आपको बता दें कि झगड़ा सीमा विवाद को लेकर असम मिजोरम बॉर्डर के लायलापुर में हुआ और इसमें असम पुलिस के 6 जवान भी शहीद हो गए और वहीं 50 से ज़्यादा लोग के घायल होने की खबर है। और वहीं राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, इस घटना में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और साथ ही घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना भी करता हूं। इस घटना से एक बार फिर गृह मंत्री की नाकामी सामने आई है और वो देश के नागरिकों में नफरत और अविश्वास पैदा करने का काम कर रहे हैं। भारत अब इसके चलते खराब हालत भुगत रहा है और उन्होंने अपने इस ट्वीट में इस घटना का एक वीडियो भी शेयर किया है और इस घटना को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और वहीं असम ने आरोप लगाया है कि मिजोरम के लोगों ने गोलीबारी की, जबकि मिजोरम ने असम पुलिस के जवानों पर फायरिंग का आरोप लगाया। असम पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीमा पार से उपद्रवियों ने उस समय अचानक गोलीबारी शुरू कर दी जब दोनों पक्षों के नागरिक और अधिकारी मतभेदों को सुलझाने के लिए बातचीत कर रहे थे। और वहीं मिजोरम के सीएम जोरमथांगा ने असम पुलिस पर लाठीचार्ज करने और आंसू गैस के गोले छोड़ने के आरोप लगाए, जबकि असम की पुलिस ने दावा किया कि मिजोरम से बड़ी संख्या में उपद्रवियों ने पथराव किया था और असम सरकार के अधिकारियों पर हमला किया गया, जिसको लेकर असम ने 5-6 जवानों शहीद को लेकर राज्य में शोक के लिए 3 दिन का वो दिया है। केंद्र सरकार ने देश भर में वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी लाने के लिए लगभग 2.5 महीने पहले प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों की भी इसमें शामिल किया था और सरकार ने देश में निर्मित वैक्सीन का 25% इन प्राइवेट सेक्टर के लिए अस्पतालों के लिए रिजर्व रखा गया था। हालांकि उसके अपने आंकड़ों के अनुसार प्राइवेट सेक्टर अपने कोटे में से आ रहे अब तक केवल 7% टीकाकरण की ही पाया गया। एक निजी समाचार पत्र में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 जुलाई को मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर सवाल पूछा था, जिसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 1 मई से 15 जुलाई 2021 तक प्राइवेट केंद्रों पर लगभग 7% वैक्सीनेशन हुआ है। और वहीं इसके बाद से ही कई हेल्थ एक्सपर्ट प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन का 25% कोटा दिए जाने को लेकर सवाल भी उठा रहा है। और वहीं कई राज्य सरकारों ने भी केंद्र से इस कोटे में कमी या फिर पूरी तरह से खत्म करने का आग्रह किया। और वहीं पीपल्स हेल्थ मूवमेंट के डॉक्टर के अनुसार केंद्र सरकार प्राइवेट केंद्रों पर वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकारों पर जोर दे रही है और इतनी कोशिशों के बाद भी प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन बेहद धीमी गति से हो रहा है। और इसका कारण ये है कि प्राइवेट अस्पताल के ढांचे के साथ वैक्सीनेशन का कार्य किसी भी तरह से फिट नहीं बैठता, इसलिए ये अस्पताल इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 29,689 नए मामले सामने आए हैं और वहीं 415 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। देश में अब सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 3,58,100 हो गई है और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,14,40,991 हो गई है और वहीं इस महामारी से अब तक 4,21,382 लोगों की मौत भी हो गई। और वहीं पिछले 24 घंटे में 42,363 नए कोरोना मरीज डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 3,06,21,469 हो गई।
और वहीं देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 44 करोड़ के पार पहुंच गया है। और वहीं कल वैक्सीन के 57 लाख से ज़्यादा डोज लगाई गई, जिसके बाद देश में अब तक वैक्सीन की 44 करोड़ 10,57,103 डोज लगाई गई। पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में तीसरी याचिका दाखिल हुई है। वरिष्ठ पत्रकार MR और शशि कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान और पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की है। केंद्र से इस मसले पर स्पष्टीकरण लिए जाने की भी मांग की गई। और इससे पहले वकील ML शर्मा और CPM के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास भी याचिका दाखिल कर चुके हैं। और वहीं आपको बता दें कि स्मार्टफोन के इस दौर में निजी बातचीत या जानकारी की रक्षा को लेकर कानून काफ़ी पीछे चल रहा है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में 2007 में हुए संशोधन के बाद फ़ोन टैपिंग को लेकर नियम बने थे और इसके तहत देश की रक्षा या फिर गंभीर अपराध की निगरानी के मामलों में उच्च स्तरीय अनुमति पर फ़ोन टैपिंग हो सकती है। किसी राज्य में गृह सचिव स्तर से मिलने वाली अनुमति के बाद 60 दिन तक किसी फ़ोन की टैपिंग हो सकती है और इसे अधिकतम 180 दिन तक जारी रह सकते हैं। और वहीं स्मार्टफोन में उपलब्ध तमाम तरह के ऐप में डाली गई जानकारी की चोरी, कॉल या फिर मैसेज के जरिए की गई बातचीत के लीक होने को लेकर ये कानून अलग से कुछ नहीं कहता। भारत में केरल के अलावा पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में कोरोना के मामलों में फिर से तेजी देखने को मिल रहा है। कोरोना के पिछले हफ्ते के डाटा बताते हैं कि भारत के कुछ राज्यों के जिलों में मामले बढ़े हैं और पर पूर्वोत्तर में असम को छोड़कर 16.2% की वृद्धि दर से कोरोना के मामले पिछले हफ्ते बढ़े। पूर्वोत्तर के 7 में से 4 राज्यों में कोरोना का स्पाइक देखा गया और वहीं अरुणाचल प्रदेश में पिछले हफ्ते के कोविड पीक के करीब मामले दर्ज किए गए। लेकिन हम इनका केरल में पिछले एक हफ्ते में मिले कोविड के 1.1 लाख मामलों से तुलना नहीं कर सकते। पर पूर्वोत्तर में कोरोना की संक्रमण की वृद्धि स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। अब पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में पिछले एक हफ्ते में 24,000 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए और ये पिछले हफ्ते मिले 21,200 मामलों से कहीं अधिक है। और ये लगातार तीसरा हफ्ता है जहां इस क्षेत्र में कोरोना के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई। और वहीं पूर्वोत्तर में 5 हफ्ते पहले 20 से 27 जून के बीच साप्ताहिक मामलों में 14.5% की गिरावट भी आई थी। और इसके बाद अगले कुछ हफ्तों में इसकी संख्या में थोड़ा बदलाव आया, पर पिछले 3 हफ्तों में संक्रमण की दर लगातार बढ़ती चली गई और पिछले 3 हफ्तों में संक्रमण की दर 17.3%, 15% और 16.2% की वृद्धि दर रिकॉर्ड की गई। बीते दिनों महाराष्ट्र में बारिश के चलते तबाही के बाद अब मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड, बिहार में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं और राजधानी दिल्ली में भी बारिश हुई। और वहीं IMD ने 26 से 28 जुलाई में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है। और वहीं 27 से 28 जुलाई को पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। और वहीं 27 से 28 में हिमाचल और उत्तराखंड में भी आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग की दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटे भारी बारिश होने के अनुमान के चलते अलर्ट भी जारी कर दिया गया और वहीं कई इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। और वहीं IMD ने बताया कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है। और वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। और वहीं अगर बिहार की बात करें तो राज्य में अगले 24 से 48 घंटे बारिश की संभावना पूरी तरह बनी हुई है। और वहीं पूरी उत्तरी हिस्सों के साथ दक्षिण भाग में बारिश के साथ गर्जना भी हो सकती है। और राज्य में 26 से 29 जुलाई तक येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया।
मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री फीस 19 से 20% तक बढ़ाने का प्रस्ताव टल सकता है। जानकारों के मत माने तो आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए सरकार ये फैसला टाल सकती है और इसका आदेश आज कल में जारी हो सकता है। यह प्रस्ताव मूल्यांकन बोर्ड से जून में सरकार को दिया गया था। सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी थी और वहीं 31 जुलाई को मौजूदा गाइडलाइंस के हिसाब से ही रजिस्टर्ड फीस लेने का फैसला लिया था और प्रस्तावित गाइडलाइन में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश की 1.25 लाख लोकेशन पर 5 से 40% तक गाइडलाइन बढ़ाने की बात शामिल है। और वहीं भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट की वजह से कलेक्टर गाइडलाइन 40% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया। इसे लेकर जून में मूल्यांकन बोर्ड की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन प्रेजेंटेशन के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान की हरी झंडी का इंतजार था, लेकिन सरकार ने गाइडलाइन के फैसले को टाल दिया था और वहीं 31 जुलाई तक मौजूदा गाइडलाइन ही यथावत रखने का निर्णय लिया गया था। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही दक्षिण भारत की राजनीति में भाजपा की स्थिति को लेकर चर्चा होने लगी। दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु को मिलाकर मुख्य तौर पर कुल 5 राज्य शामिल हैं। कर्नाटक के अलावा इस समय दक्षिण भारत के किसी भी अन्य राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है। केरल की बात करें तो यहाँ इसी साल हुए विधानसभा चुनावों की कुल 140 सीट में से बीजेपी ने 113 पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो इन चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। और वहीं लोकसभा सांसदों की बात करें तो यहाँ से चुने गए 20 सांसदों में से एक भी बीजेपी से नहीं है। केरल से राज्यसभा में भी भाजपा का कोई सांसद नहीं चुना गया। हाँ, केरल के राजीव चंद्रशेखर कर्नाटक की राज्यसभा सीट से बीजेपी सांसद है और उनके अलावा केरल के ही वी मुरलीधरन महाराष्ट्र से और केजे अल्फोंस राजस्थान से राज्यसभा में बीजेपी सांसद चुने गए हैं। पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कलह शुरू हो गई है। यहां राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपनी ही सरकार से नाराज होकर विधानसभा से बाहर निकल गए। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं तब तक इस पवित्र सदन में नहीं आऊंगा जब तक कांग्रेस विधायक के हमला करने के आरोपों पर सरकार का बयान सदन में नहीं आ जाता। और वहीं कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री पर जान से हमला करने का आरोप लगाया था। टीएस सिंहदेव ने कहा, जब तक सरकार जांच का आदेश नहीं देती या बयान जारी नहीं करती, मैं खुद इस सत्र का हिस्सा बनने के योग्य नहीं पाता। मेरे चरित्र और मेरे परिवार के बारे में सभी जानते हैं। और असल राज्य के रामानुजगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाया था कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के इशारों पर सरगुजा जिले के अंबिकापुर शहर में उनके काफिले के एक वाहन पर कथित रूप से हमला किया गया। विधायक सिंह ने कहा था कि उन्होंने बघेल की प्रशंसा की थी और कहा था कि वो राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और यह बयान मंत्री सिंहदेव को पसंद नहीं आया और बाद में उनके काफिले पर हमला किया गया। कांग्रेस विधायक ने कहा था कि कथित हमले में 3 लोग थे, जिनमें से एक मंत्री सिंहदेव का दूर का रिश्तेदार था और यह भी आरोप लगाया था कि स्वास्थ्य मंत्री से उनकी जान को खतरा है। और इन आरोपों को लेकर सिंहदेव ने कहा था कि उनके क्षेत्र और राज्य के लोग उनकी छवि के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें इस विषय पर कुछ नहीं कहना। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में एक और नदियां उफान पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई जिलों में सामान्य से अभी भी कम बारिश हुई है। प्रदेश के बुरहानपुर, देवास, शाजापुर, राजगढ़, विदिशा, उज्जैन सहित कई जिलों में नदियों का स्तर काफी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने बताया कि पूरे राज्य में 1 जून से 26 जुलाई तक सामान्य से 0.2% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का ये दौर 1 हफ्ते तक जारी रहने वाला है। और वहीं एमपी की राजधानी भोपाल में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश ने 10 दिनों का कोटा पूरा कर दिया है। भोपाल में बीते 72 घंटों में करीब
4 इंच यानी 101.4 मिलीमीटर पानी बरस गया। अब माइनस में जा रहा बारिश का कोटा अब सामान्य स्थिति में पहुंच गया है। और वहीं उज्जैन के विश्व परिषद महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए शाम 2 घंटे के लिए द्वार खोले गए। सावन के पहले सोमवार के मौके पर दर्शन के लिए अंदर जाने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मच गई और वो एक दूसरे पर चढ़ गए। मंदिर के गेट नंबर 4 से श्रद्धालु सुरक्षा घेरे तो तोड़ते हुए धक्का मुक्की के साथ साथ अंदर घुसने लगे और वहां बड़ा हादसा होते होते टल गया। भीड़ में बच्चे और महिलाएं नीचे दब गई और उन्हें चोटें भी पहुंची। मंदिर को पिछले महीने भी खोला गया था, लेकिन उसके अंदर जाने की इजाज़त केवल उन्हीं को थी जिन्होंने कम से कम वैक्सीन की एक खुराक ले रखी हो या फिर 48 घंटे पुरानी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट हो और सुबह 6 से शाम 8 बजे के बीच एक दिन में सिर्फ 3,500 श्रद्धालुओं को अंदर जाने की इजाज़त थी। इसके लिए 2-2 घंटे के साथ टाइम स्लॉट भी बना दिए गए थे। इन 2 घंटों में केवल 500 लोग ही अंदर जा सकते थे, लेकिन जब उमा भारती और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे VIP अपने परिवार के सदस्यों के साथ मंदिर पहुंचे, इसके बाद श्रद्धालुओं के साथ साथ प्रशासन के लिए भी स्थिति भयावह हो गई। जिला प्रशासन की लापरवाही और व्यवस्थाओं की पोल खोलता एक वायरल वीडियो सुबह भी सामने आया था, जिसके बाद कलेक्टर ने अपना रटा रटाया बयान दिया था कि सामाजिक दूरी का ध्यान रखवाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन देर शाम फिर लापरवाही देखने को मिली। और वहीं आपको बता दें कि इससे पहले मंदिर में सुबह 6 से 11 बजे के बीच उमा भारती की मौजूदगी में ऐसा ही भयावह माहौल देखने को मिला था। लोग एक दूसरे पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मंदिर पहुंचे थे और एक दिन पहले ही मंदिर में इंटेलिजेंस ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा था और कलेक्टर ने कहा अगले सोमवार के लिए अच्छा प्लान करेंगे। निश्चित रूप से फ्री फॉर ऑल में कोविड गाइडलाइन का ठीक से पालन नहीं हो पाता है और कलेक्टर ने भी माना कि एक साथ कई लोगों के आने से गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है। दिल्ली में सोमवार को अनलॉक 8 के तहत दिल्ली मेट्रो ट्रेन और दिल्ली DTC बसें 100% सीटिंग क्षमता के साथ चलीं। इससे उम्मीद थी कि लोगों को कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि पिछले दिनों मेट्रो और बसों के इंतजार में लोगों की लंबी कतारें देखी गई थी और लोग घंटों के लिए लाइन में खड़े हो रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर सोमवार को भी सामने आई और दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। दिल्ली मेट्रो की तरफ से शनिवार को जारी बयान में ये घोषणा की गई थी कि सोमवार से लागू नियमों के मुताबिक मेट्रो 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलेगी, लेकिन मेट्रो में किसी को भी खड़े होकर सफ़र करने की अनुमति नहीं होगी, जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि शायद लोगों को कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि पहले के मुकाबले देखा जाए तो पहले जहां एक कोच में सिर्फ एक सीट छोड़कर ही लोगों को सफ़र करने की अनुमति दी गई थी, तो अब हर सीट पर लोग बैठ सकते हैं। इसके बावजूद सोमवार को मेट्रो स्टेशन के बाहर पहले जितनी ही भीड़ और लंबी कतार नजर आई। लोगों की शिकायत है कि कैपेसिटी बढ़ाने से कोई राहत नहीं मिली, पहले जितना ही इंतज़ार अभी भी लोगों को करना है और जिसमें करीब 1 से लेकर 1.5 घंटे तक का इंतज़ार तो नॉर्मल है। और वहीं अगर कोरोना नियमों के पालन की बात करें तो लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं थी, बस लोगों के चेहरों पर मास्क जरूर दिखा। और लोगों को इंतज़ार तो मेट्रो के साथ साथ दिल्ली की DTC बस का भी करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली DTC बस भी 50% कैपेसिटी के साथ ही चल रही थी, जो कि सोमवार से 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलनी शुरू हो गई है। लेकिन DTC बस में सफ़र करने वालों को इससे कई हद तक राहत मिली है, जिनका कहना है कि कुछ इंतज़ार कम रहा है और सभी सीट पर बैठा जा सकता है और इससे भी राहत मिली है। हालांकि कोरोना नियमों के पालन की बात करें तो बस में सफ़र करने वाले कई लोगों के चेहरों पर मास्क भी नहीं था। और वहीं इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।